तो डी एन एफ ब्लॉक का हम लोग लेक्चर नंबर 4, इसके पहले 3 लेक्चर हो गया था, ये चौथा है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो चौथा लेक्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में, है ना। मेटालिक कैरेक्टर तो जानते होंगे। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर मतलब द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी ही मेटालिक कैरेक्टर कहलाता है। तो इसमें डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब क्या होंगे? मेटल्स होंगे। ऐसे भी आप जानते होंगे पीरियोडिक टेबल में जितना एलिमेंट है उसमें से 80% मेटल है और बाकी नॉन मेटल्स। 80% मेटल्स, बाकी नॉन मेटल और नोबल गैस में आ जाता है ना। तो ज़्यादातर मेटल है। एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक अगर लीजिएगा तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम भी एस ब्लॉक में ही काउंट होता है। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? मेटल्स होंगे। डी ब्लॉक के सारे मेटल, एफ ब्लॉक के सारे मेटल के, पी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा वैरायटी है हमारे इंडिया की तरह, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब उसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, नोबल गैस भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, हर तरह का एलिमेंट उसमें है पी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है सब के सब मेटल्स हैं। और इसमें क्या है? ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज। टिपिकल मतलब एकदम मेटल का जो कुछ कॉमन कैरेक्टर है जो मेटल में होना ही चाहिए, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना टिपिकल देहाती का मतलब क्या? एक देहात का आदमी में जो कैरेक्टर होना चाहिए सारा का सारा अगर मौजूद हो तो उसको क्या कहेंगे? टिपिकल देहाती। टिपिकल मेटालिक कैरेक्टर, एक मेटल में जितना भी कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे मेटल में जितना भी कैरेक्टर, जैसे क्या? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, मैलिएबल, डक्टाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये जो कैरेक्टर होंगे, सोनोरस, ये मेटल का जो कैरेक्टर है वो सारे कैरेक्टर डी ब्लॉक के एलिमेंट में पाए जाएंगे, है ना। तो ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज, ईजी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड क्या? मेटालिक लस्टर, धातुई चमक, है ना। मेटल को अगर आप फ्रेश काट दीजिएगा, काटने के बाद जो सरफेस होगा वो चमकेगा। तो फ्रेशली कट जो मेटल का सरफेस होता है उसमें लाइट पड़ता है तो वो चमकने लगता है, उसी को हम लोग मेटालिक लस्टर कहते हैं। तो इसमें मेटालिक लस्टर होता है। They have one or more typical metallic structure. मेटालिक स्ट्रक्चर, मेटल का कुछ खास स्ट्रक्चर होता है। ये सॉलिड स्टेट में पढ़ना है। क्रिस्टल का टाइप, जैसे BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये सॉलिड स्टेट का टर्म है। क्रिस्टल का टाइप का नाम है, क्रिस्टल टाइप्स। तो इसमें एक या एक से अधिक टाइप के मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन इसमें एक्सेप्शन में है जिंक, कैडमियम और मरकरी तो लिक्विड है, तो इसमें तो
मेटालिक स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन मेटालिक स्ट्रक्चर तो होगा ही नहीं, तो ये आपको एक्सेप्शन में है। आप देखिएगा एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा होगा कि विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड एमएन, तब कॉमा दे करके लिखता है दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर, है ना। तो यही कि इसका एक्सेप्शन ये है, यहाँ पर देख लीजिए एमएन में जो टिपिकल स्ट्रक्चर सब जो है एमएन में नहीं है, जिंक में नहीं है, कैडमियम में नहीं है, मरकरी में तो कोई भी वो लिक्विड है उसमें तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा ही नहीं, है ना। तो इसमें ये इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें एक या एक से अधिक टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन में कौन आता है? जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज, ठीक है। तो ये अब उसके बाद यहाँ पर है क्या, मेटल्स, यहाँ क्या है, मेटल्स ऑफ 8, ग्रुप 8। ग्रुप 8 में कौन कौन मेटल है? ग्रुप 8 ये तो रोमन लेटर में, लेकिन न्यू में ये 8, 9 और 10th ग्रुप आता है। इसमें कौन कौन आता है? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, फिर और इसमें Ru, Rh और Pd, और फिर होता है OS, Ir और Pt। ये ग्रुप 8 में। और 1b में कौन कौन आता है? 1b में आएगा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये सब क्या होता है कि बाकी ग्रुप जो ट्रांजिशन मेटल्स में जो डी ब्लॉक एलिमेंट में ये ग्रुप 8 और 1b, यानी कि इसमें 3 ग्रुप हुआ 8, 9, 10 और इसमें हो जाएगा ग्रुप नंबर 11। ये 4 ग्रुप के एलिमेंट ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में। सॉफ्ट है, इसको इजीली मोड़ा जा सकता है, ये ज़्यादा डक्टाइल भी होता है बाकी और डी ब्लॉक की तुलना में, इसके वजह से इसको पतले तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, तार में खींचा जा। डक्टाइल का मतलब तो वही होता है ना, जिससे हम एक पतला तार बना सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना होगा कि ग्रुप 8 और ग्रुप 1b के जो एलिमेंट है बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में ज़्यादा सॉफ्ट हैं और ज़्यादा डक्टाइल हैं, है ना। कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है और फिर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। कुछ का एक्सप्लेनेशन है, कुछ का एक्सप्लेनेशंस नहीं है। तो उसके बाद अब ये हो जाएगा मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। अगर मेटालिक कैरेक्टर में आपको पूछा जाए कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? एस ब्लॉक में होता है ना। डी ब्लॉक का मेटालिक कैरेक्टर एस ब्लॉक से कम होगा। मेटालिक कैरेक्टर डिसाइड होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी, वो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मेटालिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी आयोनाइजेशन एनर्जी से कोरिलेट किया जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो एस ब्लॉक से डी ब्लॉक का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी कम होती है, इसलिए उसका मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का ये लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर कीजिएगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक से, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक का ही होता है ना। द ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और देखिए ये ग्राफ है, ये मेल्टिंग पॉइंट का, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ ये ग्राफ, और एनसीईआरटी से ही ये ग्राफ को लिया गया है। देखिए कैसे है, मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है। ऐसे इस तरह से कर्व है, कुछ एक्सेप्शन है, इसलिए कहा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स राइज टू ए मैक्सिमम, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, एंड देन फॉल विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। डी ब्लॉक एलिमेंट में एक ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट अगर आगे बढ़िएगा तो पहले धीरे धीरे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है, वो घटता है। एटॉमिक नंबर लेकिन लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर, इधर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ देखिए ये दो जगह, दो कंडीशन में आपको क्या है, यहाँ Mn है ना, इस जगह हम लोग ये जो Mn और फिर यहाँ क्या हो जाएगा Tc, Mn और मतलब ये Tc, ये दोनों देखिए यहाँ पहले इधर बढ़ा है, धीरे धीरे ये बढ़ा, फिर ये घटा, फिर बढ़ा, ये कांस्टेंट, फिर यहाँ पर ऐसे हो गया इस तरह से। फिर यहाँ भी Zr से शुरू, तो देखिए ये बढ़ता गया, फिर अचानक यहाँ घटा, फिर बढ़ा, फिर ये इस तरह से यहाँ पर आया, ठीक है। और इसमें जो ये जो हो जाएगा आपको कौन सा सीरीज, 3D सीरीज यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकेंड, और ये कौन सा सीरीज हुआ, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो तीनों में इस तरह से दिख रहा है, ये दो सीरीज में एब्रप्टली यहाँ दो का घट रहा है। बाकी इन जनरल ये ट्रेंड है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ रहा है और फिर क्या हो रहा है, घट रहा है ना। इसमें यहाँ पर है Mn और टेक्नीशियम हैव एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कम हो गया, एबनॉर्मली लो हो गया। इसका क्या रीजन है, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो ये यहाँ पर है कि द हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये एकदम इसलिए बोल्ड ये कर, द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मेटल्स आर एट्रीब्यूटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1d इन एडिशन टू द ns इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। इसको समझते हैं हम लोग। अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले स्कैंडियम, फिर कौन लेंगे एलिमेंट, टाइटेनियम, फिर कौन हो जाएगा वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर यहाँ पर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर क्या कॉपर और फिर जिंक। तो स्कैंडियम में इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3, इस जगह जो होगा यहाँ पे ये 4s2 और 3d1, यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 3d2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d3, इसका क्या होता है 4s1 और 3d5, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 और 3d5,
फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 और 3d6, फिर ये 4s2 3d7, 3d7, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 और 3d8, फिर 4s1 3d10 और यहाँ 4s2 और 3d10। ये तो इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। किसी भी एटम में बॉन्ड बनाने में भाग कौन लेता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है? s में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो भरा हुआ है, अनपेयर्ड यहाँ 1, यहाँ d का जितना इलेक्ट्रॉन है 4s तो भरा हुआ 2, यहाँ पर कितना 3, इस जगह देखिए d में 5 और s में 1 ही है, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6, ठीक है। फिर Mn का 5, यहाँ अब अगर हो जाएगा 4s2 भरा हुआ d6 है, d में 5 और वाइटल अगर लेते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 6, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पर 2, यहाँ 1 और यहाँ पर 0। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, यहाँ इंक्रीजेस टू ए मैक्सिमम वैल्यू, और फिर उसके बाद यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ना मेटल के 2 एटम के बीच बॉन्डिंग में भाग लेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड ज़्यादा बनेगा 2 मेटल के बीच, बॉन्ड ज़्यादा बनेगा तो वो मजबूत होगा, वो जल्दी मेल्ट नहीं करेगा। इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, s और d दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने भाग लिए, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 6, और जो पेयर्ड है वो तो भाग लेगा नहीं, तो यहाँ पर 5 ही भाग लिए, यहाँ पर फिर ये 4 ही भाग लिया। तो वही द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल आर एट्रीब्यूटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1d इन एडिशन टू, मतलब ns के इलेक्ट्रॉन के अलावा n-1d का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उसकी संख्या जितनी अधिक होगी मेटल एटम के बीच बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। इसी वजह से यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ा क्योंकि मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता चला गया, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता चला गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्रोमियम, और क्रोमियम के नीचे कौन आता है, मॉलिब्डेनम, और मॉलिब्डेनम के नीचे कौन आता है, टंगस्टन। तो क्रोमियम का सबसे ज़्यादा इस 3D सीरीज में आएगा, और ऊपर से नीचे जाइएगा तो ये एटॉमिक मास बढ़ेगा, और एटॉमिक मास बढ़ने से भी वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है। इस वजह से ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहाँ भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, टंगस्टन का होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये समझ में आया कि डी ब्लॉक एलिमेंट में एक सीरीज में लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर क्यों ऐसा होता है कि पहले बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही आपको पता चल जा रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसलिए बॉन्ड में इन्वॉल्व, मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले बढ़ती है फिर घटती है। इसलिए बीच में मेटालिक बॉन्डिंग मैक्सिमम होता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है।
तो यही इसमें है। यहाँ देखिए क्रोमियम, ये जो आपको ग्रुप, ये कौन सा आ जाएगा, क्रोमियम आपको ग्रुप 6 आ जाएगा, यानी कि ग्रुप हम लोग इसको ले सकते हैं ग्रुप 6B, यानी कि ग्रुप नंबर 6 आ जाएगा। 6 जो होगा इसमें क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा, और इसमें ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। इसके वजह से इंटर एटॉमिक फोर्स, जो वांडरवाल फोर्स है, वो भी ज़्यादा होगा, इसलिए ऊपर से नीचे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। इसलिए W का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में। डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का, है ना। पहले जो बल्ब यूज होता था, बल्ब में एक फिलामेंट होता था, वो फिलामेंट टंगस्टन का ही होता था। टंगस्टन का क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा। तो मान लीजिए ये वायर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसको कोई रोक रहा है और उसको उसके अगेंस्ट में करंट फ्लो हो रहा है, तो एनर्जी खर्च करना होगा, तो उसके वजह से वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म हो करके वो लाल हो जाएगा, इतना ज़्यादा वो ग्लो करने लगेगा कि उसके वजह से चारों तरफ लाइट फैल जाता है। तो टंगस्टन का पहले फिलामेंट यूज होता था, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा। इस वजह से जब करंट फ्लो कर रहा है और टंगस्टन का रेजिस्टेंस उसको रोक रहा है, तो उस वजह से वो गर्म हो जाता है। काफ़ी गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कोई दूसरा मेटल होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, वो तो गल जाएगा। गल जाएगा तो जैसे गल जाएगा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए टंगस्टन का यूज किया जाता था, ताकि टेम्परेचर कितना भी बढ़े, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है कि वो मेल्ट करेगा ही नहीं, और इसीलिए उसको पहले बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो अब तो दूसरे बल्ब का कंसेप्ट आ गया है, लेकिन पहले ये फिलामेंट बेस्ड जो बल्ब था उसमें यही टंगस्टन का ही इस्तेमाल होता था। तो ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि इसमें क्या कंडीशन था। देखिए Mn और टेक्नीशियम, ये था ना दो का, आपको जो हम लोग देखे Mn और टेक्नीशियम, यहाँ देखिए इसमें क्या था, इस जगह Mn, यहाँ जो हम लोग लिए इस तरह से हम लोग जो लेंगे, यहाँ ये टेक्नीशियम और Mn, इन दोनों का एबनॉर्मली घट गया कि नहीं, मतलब एक कोई स्मूथ ऑर्डर नहीं। देखिए इसमें एकदम स्मूथ ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर बीच में ये दो का एब्रप्ट डिक्रीज है। ये एब्रप्ट डिक्रीज होने का क्या कारण है, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए Mn एंड Tc टेक्नीशियम, इसके बारे में क्या क्या जानते हैं आप। Tc, उसका जो एटॉमिक नंबर 43 होता है। 90 जिसका एटॉमिक नंबर है, 92 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 92। Z इज इक्वल टू 92 किसका होता है, यूरेनियम का, ठीक है। और 92 के बाद जितना भी एलिमेंट है 93 से जो शुरू होता है, सब के सब आर्टिफिशियल हैं, लैब में बनाया गया है, और सबसे ज़्यादा योगदान इसके बनाने में प्रोफेसर G.T. सीबर्ग का है ना। उन्होंने लैब में इसको बनाया है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल एलिमेंट या मैन मेड एलिमेंट कहते हैं। और यूरेनियम के बाद है, इसलिए इसको ट्रांस यूरेनिक या पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। सारे के सारे मैन मेड आफ्टर 92।
और 92 के पहले दो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 43 और 61। ये दो एलिमेंट है जो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, ठीक है। 43 और 61 एटॉमिक नंबर वाले दो एलिमेंट हैं जो मैन मेड हैं। ये 92 से कम एटॉमिक नंबर वाले में और 92 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला सब का सब मैन मेड है। तो टेक्नीशियम इज़ वन ऑफ दोज एलिमेंट, ठीक है, जिसका ये आर्टिफिशियल है। तो Mn और टेक्नीशियम हैव एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने का क्या कारण बताया जाता है? मेल्टिंग पॉइंट लो होने का कारण क्या है? तो याद कीजिए, क्रोमियम का हम लोग लिए 4s1 और 3d5 और Mn का यहाँ 4s2 और 3d5। तो क्रोमियम के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। तो एक तो ये पता तो चल रहा है कि क्रोमियम के पास 6, इसके पास 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो मेटालिक बॉन्डिंग कम होगा, तो क्रोमियम से Mn का मेल्टिंग पॉइंट कम तो होगा, ये तो है। लेकिन Mn के बाद फिर अगर हम लोग Fe लेते हैं तो Fe का 4s2 और 3d6 है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो Mn से Fe का फिर कम होना चाहिए क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कम हो गया। लेकिन यहाँ कुछ ये तो फॉलो होता है कि इससे इसका कम है लेकिन इससे उसका फिर ज़्यादा हो जाता है, तो इससे इसका ज़्यादा है, फिर क्रोमियम से आयरन का कम है। तो इन तीनों में ऑर्डर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट का सबसे ज़्यादा क्रोमियम, फिर Fe और Mn का क्या होगा? कम होगा। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ऐसा क्यों? तो प्रोबेबल रीजन, आपके एनसीईआरटी में भी इसका रीजन तो लिखता है नहीं, सीधा लिख देता है उसका एबनॉर्मली लो है, लेकिन रीजन क्या है इसका? प्रोबेबल रीजन दिया जाता है कि Mn के पास जो d ऑर्बिटल पूरी तरह हाफ फिल्ड है, ठीक है, और हाफ फिल्ड होने के वजह से ये काफ़ी स्टेबल है। स्टेबल है मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट में है और Mn के न्यूक्लियस के ये क्लोज है। वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को उसी फॉर्म में रखना चाहेगा, ये जल्दी बॉन्डिंग के लिए फ्री करेगा ही नहीं। तो कहा जाता है कि इसके इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं होते, दे आर स्टेबल, सो दे आर नॉट इजीली डिलोकलाइज्ड, दे आर नॉट फ्री टू फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। तो यहाँ मेटालिक बॉन्डिंग का टेंडेंसी कम हो जाता है, शायद ये प्रोबेबल रीजन है, ठीक है। इसके मतलब अभी भी इसको 100% करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्रोबेबली कहा जाता है कि ये घटा, क्यों घटा? हम लोगों ने तो प्रैक्टिकली देखा कि ये घट गया, तो घटा क्यों? तो शायद इसके पास, अब कहिएगा यहाँ पर भी तो D5 है ना, यहाँ भी D5 है, लेकिन यहाँ पर 6 अनपेयर्ड, इससे इसका कम है, तो एक्सप्लेन तो वो हो रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन यहाँ जो है ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के वजह से क्या हो जाएगा? Mn के जो पांचों इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल का, ये न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज है ना, एनर्जी उसका कम है, वो काफ़ी क्लोज है। क्लोज होने के वजह से वो उसी फॉर्म में रहना चाहता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी फ्री नहीं छोड़ता है बॉन्ड बनाने के लिए। वो जानता है अगर बॉन्ड बनाएगा, ये इन्वॉल्व होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी समाप्त हो जाएगी, और कोई भी एलिमेंट अपना स्टेबिलिटी को जल्दी खोना नहीं चाहता। इसीलिए ये जो डिलोकलाइज नहीं होता है, इसके वजह से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन ये
नहीं कर पाता है ना, यही रीजन। दे हैव एग्जैक्टली हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली by the nucleus so that the delocalization is less, इलेक्ट्रॉन का फैलाव कम होता है, and metallic bonding is much weaker than the preceding element। preceding मतलब इसके पहले वाला जो एलिमेंट है उससे उसका मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए इससे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। और क्रोमियम के नीचे यहाँ क्या हो जाएगा, MO, और इधर Mn के नीचे वही आ जाएगा टेक्नीशियम। तो उन दोनों में भी टेक्नीशियम में ये 5s2 और 4d5 वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इस वजह से इन दोनों में इस तरह का कंडीशन आता है। ठीक है, समझ में आया। अब केस ऑफ 1b यानी ग्रुप 11, 1b में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो एटॉमिक मास तो बढ़ेगा। अभी बताए थे ना कि क्रोमियम के से नीचे कौन है, मॉलिब्डेनम, उसके नीचे टंगस्टन, तो ऊपर से नीचे एटॉमिक मास बढ़ेगा, तो उसके वजह से वान डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी तो वही वाला कंडीशन होना चाहिए। तो जिंक से ये कॉपर से नीचे Ag Au, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो सबसे कम होना चाहिए किसका, कॉपर का। उसके बाद क्या होना चाहिए, सिल्वर, और सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, Au का। लेकिन होता है कुछ ऑर्डर, ये सबसे कम Ag का हो जाता है, Au और Cu का ज़्यादा हो जाता है। ये एक फिर एबनॉर्मल ट्रेंड आ गया। तो इसका कारण क्या होता है कि Ag जो होगा प्रैक्टिकली देखा गया इसका केवल एक ही ऑक्सीडेशन होता है, +1, और ये दोनों में Au जो होता है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है, और कॉपर +1 और +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो इन दोनों एलिमेंट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त करने की टेंडेंसी होती है, सिल्वर में नहीं होता। ये एक ही स्टेप, एक ही फॉर्म में होगा, और अगर 1 है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। इसके वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो गया, और ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, इस वजह से उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए वहाँ मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Ag इज लोअर देन दैट ऑफ Au एंड Cu। दिस इज बिकॉज Cu एंड Au हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्वायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन +1। ठीक है, Cu और Au में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त करने की एबिलिटी होती है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। जबकि Ag केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +1, और वहाँ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस वजह से Ag का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है इन ग्रुप क्या 1b। ठीक है, ग्रुप 1b या ग्रुप 11। अब हम लोग फिर देखते हैं केस ऑफ 2b। केस ऑफ 2b में कौन, 2b यानी ग्रुप नंबर 12, इसमें कौन कौन आता है, कौन कौन आएगा, इसमें आएगा जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसमें देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर लिखिएगा तो जिंक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं।
है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना पाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट में जो होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड दोनों मिक्स रहता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम हो तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। तो डी ब्लॉक में दो एटम को होल्ड करके रखने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा नहीं, और ये सब एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होने के वजह से अंतिम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज होगा नहीं। तो इजीली इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज नहीं होगा तो वो बॉन्ड बना नहीं पाएगा। तो इसके वजह से मेटालिक बॉन्ड भी नहीं होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोवैलेंट बॉन्ड भी नहीं होगा। इस वजह से इन तीनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है अपने सीरीज में सबसे कम होगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे कम किसका होगा? जिंक का। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में सबसे कम कैडमियम। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में सबसे कम मरकरी का होगा, ठीक है। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में 112 आएगा, वो UUB जिसको कहते हैं या CN से लिखते हैं, उसका एका मरकरी कहते हैं। तो यहाँ ऊपर से नीचे अगर जाइएगा तो आगे पढ़ेंगे, ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी घटेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज नहीं करेगा तो मेटालिक बॉन्ड इजीली बनेगा नहीं, इसलिए मेटालिक बॉन्ड भी कमज़ोर होता चला जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, मेटालिक बॉन्ड भी इतना कमज़ोर हो गया तो मरकरी क्या होता है, इसीलिए मरकरी में मेटालिक बॉन्ड इतना कमज़ोर है कि वो सॉलिड स्टेट में भी नहीं रहता। वो किस स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये अगर क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, AIPMT का क्वेश्चन है, और बाद में ये JEE मेन में भी पूछा है कि क्वेश्चन ये है मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज, और वहाँ नीचे 4 चॉइस दिया है। तो क्या रीजन देंगे? एक होगा कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है, इसके वजह से अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली वो लूज नहीं करता तो मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाता है। तो रीजन क्या हो जाएगा? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वीक मेटालिक बॉन्ड। इसी वजह से मरकरी क्या होता है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए, तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? सबसे कम मरकरी का, फिर कैडमियम, फिर जिंक, है ना। मरकरी का सबसे कम, और ये तीनों का अपने ट्रांजिशन सीरीज में सबसे कम। इसका कारण है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये रीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और क्या लेस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, इसलिए अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं करेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो जाके बॉन्ड बनाएगा। वो लूज ही नहीं कर रहा है तो बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा कमज़ोर। ये रीजन है। तो नोट में याद रखना है, जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि इसको क्या कहते हैं हम लोग? वोलेटाइल मेटल्स कहते हैं। मतलब इसको गर्म करेंगे तो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पर, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये पॉइंट है कि यही चीज़ ये एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसको बोल्ड कर दिया गया है। Hg is the only metal which is liquid at room temperature because of high ionization energy and weak metallic bond। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा और इस वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मेटालिक बॉन्ड वीक हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी
बराबर आप जानते ही हैं मास बाय वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट अगर स्फेरिकल एटम है तो उसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, स्फेयर का तो वॉल्यूम ही होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्या है, आर क्या है, आर इज द रेडियस। और रेडियस में किस तरह से चेंज होता है ये तो पहले बता चुके हैं, एटॉमिक रेडियस में चेंजेस बता दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर अगर रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और रेडियस घटेगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो और मास तो लेफ़्ट टू राइट जाइए तो भी मास बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आइएगा तो भी मास बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट अगर जाइएगा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए ट्रांजिशन सीरीज डेंसिटी जनरली इंक्रीजेस। यहाँ डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। स्कैंडियम से कॉपर तक डेंसिटी इंक्रीज करता है। कारण क्या है, इधर जाने से मास भी बढ़ रहा है और लेफ़्ट टू राइट जाने से साइज धीरे धीरे छोटा होता है। तो साइज छोटा होगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम कम तो डेंसिटी जो रो होता है ये मास बाय ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर घटता चला जाएगा मास बढ़ता जाएगा तो डेंसिटी तो बढ़ना ही चाहिए ना। लेकिन कॉपर के बाद फिर जिंक में जाइएगा तो यहाँ साइज बड़ा हो जाता है, तो साइज बड़ा हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, फिर नीचे का वॉल्यूम जैसे बढ़ गया मास थोड़ा बढ़ा लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से डेंसिटी फिर क्या होता है, घट जाता है। ये हम पहले भी लिखा दिए हैं ये पॉइंट। तो ये ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन डी ब्लॉक, लेफ्ट टू राइट में क्या हुआ डेंसिटी में चेंज, ये तो क्लियर है कि ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा डेंसिटी और ग्रुप 11 तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर घट जाएगा। लेकिन ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाने से साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे जाने से मास भी बढ़ेगा, और मास कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। जिस रेशियो से साइज बढ़ेगा उससे कहीं ज़्यादा रेशियो से उसका मास बढ़ेगा। इसीलिए कुल मिलाकर अगर नेट इफ़ेक्ट देखिएगा तो ऊपर से नीचे डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। हालांकि डेंसिटी सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी डिपेंड करता है इसके अलावा वो जो सॉलिड फॉर्म जो बनाता है क्रिस्टल में मॉलिक्यूल या एटम कितना कॉम्पैक्टेड है उस पर भी डेंसिटी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ जो डेंसिटी तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे इन डी ब्लॉक डेंसिटी इंक्रीजेस। ये चीज़ बस याद रखना है कि इरिडियम का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है एमंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे कम डेंसिटी किसका होता है, स्कैंडियम का, पहला ट्रांजिशन एलिमेंट। स्कैंडियम का डेंसिटी सबसे कम और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका, इरिडियम का, ठीक है। इरिडियम का डेंसिटी सबसे ज़्यादा, कुछ लोग इसमें ऑस्मियम को कहते हैं, है ना। जैसे अगर आपको पूछा जाए कौन ज़्यादा भारी है, लोहा या रुई, कौन ज़्यादा भारी है, मास फिर बता देंगे तब तो कोई भी बता सकता है, बिना मास बताए हम पूछेंगे कि लोहा ज़्यादा भारी है कि रुई, दोनों सेम है। जब हम बताएंगे नहीं कि ये लोहा और रुई का अमाउंट बता दिए तब तो क्लियर ही हो गया, है ना। एक्चुअली क्या होता है, जब आपको अमाउंट नहीं बताया जाए और दो एलिमेंट में पूछा जाए कौन भारी होगा तो दोनों का वॉल्यूम सेम लिया जाता है। सेम वॉल्यूम लेंगे तब भारी कौन होगा ज़्यादा, तो आयरन। क्यों आयरन भारी होगा, क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा है। इसीलिए कि आपको अगर पूछा जाए कौन सा एलिमेंट सबसे भारी है तो उसके लिए क्या पूछना, आपको क्या देखना होगा, डेंसिटी ही देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो आप, ये गलत कहाँ है,
जो सबसे अंतिम 118 जिसका एटॉमिक नंबर है, जिस एलिमेंट का, उसका तो एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा, तो सबसे भारी तो वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा। लेकिन हम लोग ये जो पूछा जाता है कौन भारी है, तो वो हम लोग एक एटम का मास नहीं देखते हैं, वो दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म में ले लिए और दोनों का सेम वॉल्यूम कंसीडर किए, और सेम वॉल्यूम में ज़्यादा भारी जो आया है ना, वही आंसर होगा। तो ज़्यादा भारी, सेम वॉल्यूम में मास जिसका ज़्यादा है, तो जिस मास किसका ज़्यादा आएगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है। इसीलिए कोई भी एलिमेंट भारी है या हल्का, ये सिर्फ उसके डेंसिटी से पता किया जाता है। तो आपको पूछा जाए द हेवीएस्ट मेटल इन डी ब्लॉक या हेवीएस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, तो इरिडियम है, और लाइटेस्ट स्कैंडियम है। कुछ लोग ऑस्मियम को कहते हैं, है ना, पूछेगा तो ऑस्मियम ये हमने लिख दिया है ना, डेंसिटी ऑफ ऑस्मियम 22.59 और इरिडियम का 22.61 है। देखिए डेंसिटी इरिडियम का ज़्यादा है, ऑस्मियम का थोड़ा सा मार्जिनली कम है, इसलिए हेवीएस्ट किसको कहेंगे, इरिडियम को। ऑस्मियम सेकेंड हेवीएस्ट एलिमेंट है इन ट्रांजिशन सीरीज। तो हेवीएस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल, हेवीएस्ट मतलब अब पूरा पीरियोडिक टेबल में अगर लेंगे तो हेवीएस्ट इरिडियम ही होगा, ठीक है। लाइटेस्ट मेटल में कौन होता है, लिथियम, लिथियम लाइटेस्ट मेटल है ना। और लाइटेस्ट एलिमेंट में लीजिएगा तो वहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा, लेकिन लाइटेस्ट मेटल में लिथियम, हेवीएस्ट मेटल इरिडियम, ठीक है। सबसे महंगा मेटल कौन है ना, ये सबसे महंगा, तो इस पे कहा जाता है इरिडियम, फिर होता है प्लैटिनम, फिर यूरेनियम, फिर रेडियम, और उसके बाद आता है गोल्ड। सबसे महंगा इरिडियम ही है, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने के वजह से, और ये सब का इस्तेमाल होता है रेडियो एक्टिव, वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। तो इरिडियम ये कॉस्ट के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से ये है इरिडियम सबसे महंगा, उसके बाद प्लैटिनम, फिर यूरेनियम, फिर रेडियम, और उसके बाद गोल्ड। तो ये हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर और डेंसिटी के बारे में, ठीक है, समझ गए इसको।